Lina madam, can you hear me? Lina madam? Good evening, everyone. Ma'am, can you hear me? Yes, ma'am. Please start. Yes, ma'am. Sure. Yeah. Okay. So last time हमने क्या किया था? हमने एनर्जीज के टाइप देखे थे, राइट? हमने वर्क डन के 3 अलग-अलग एग्जांपल्स देखे थे. Yes or no, students? Okay. तो अभी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. I'll start sharing my screen. Just a minute. तो हमने ये देखा था नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन और तीसरा टाइप कौन सा था उसमें? ये स्टूडेंट्स, नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन और थर्ड टाइप कौन सा था उसमें? यस यस, एक्सेलेंट, जीरो वर्क डन. नेगेटिव में हमने देखा था. आई स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. कैन यू सी माय स्क्रीन? वेट अ मिनट. नो वेट, एक मिनट. नाउ कैन यू सी? Visible, right? One minute. Scroll down. Okay. यहाँ पे हम लोग थे. नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन. हमने एक डिफरेंस देखा था इसमें. जब हम नेगेटिव वर्क डन की बात करते हैं, ओके, तो उसमें एक ऑब्स्टेकल आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है. माय वॉइस इज ब्रेकिंग, इज इट? किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? इट्स ब्रेकिंग नाउ. अभी कैसी है? एक सेकेंड प्लीज. नो, नॉट क्लियर ना. ओके ओके. Yes, I'll zoom the screen. 1 minute, I'll zoom it. Better now? Is this okay? Yeah, okay. ओके, ठीक है. तो हमने ये देखा था कि बीच में एक ऑब्स्टेकल आ जाता है. पॉजिटिव वर्क डन में जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसे डायरेक्शन में ये वर्क या मूवमेंट होना चालू होता है. और जीरो वर्क डन तभी बोलेंगे हम जब भी हमारे पास दोनों साइड में, दोनों डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर या इक्वल फोर्स अप्लाई किया. ओके, तो हमने ये तीनों भी एग्जाम्पल देखे थे. इसके बेसिस पे हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट का भी एग्जाम्पल देखा था. ओके, तो अभी हमने ये भी देखा है कि इंस्टीट्यूट एट वर्क, लाइक कौन कौन से इंस्टीट्यूट साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल रिसर्च में ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ कहाँ तक अप्लाई होता है, तो हमने ये भी देखा था. इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स. क्या हमने सॉल्व एग्जाम्पल किए थे लास्ट टाइम? नहीं किए थे ना, आई गेस नहीं किए थे ना सॉल्व एग्जाम्पल, ये बाकी है, राइट? ओके ओके, तो अभी हम ये सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. उसके लिए जस्ट जस्ट वेट. I'll start sharing my white. ओके, तो अभी हम आते हैं हमारे सॉल्व एग्जाम्पल पे. तो यहाँ पे हमको क्या करना है? कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू द हाइट ऑफ 10 मीटर. इसका मतलब ये है कि हमको ये कैलकुलेट करना है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास कितना है? यहाँ पे दिया है 20 kg. तो हमारे पास सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 20 kg. और इसको हमने क्या करना है? ये 20 kg वाले मास के ऑब्जेक्ट को हमें हाइट ऑफ 10 मीटर्स,
तो इसको 10 मीटर की हाइट पे लेके जाना है। तो हमें 10 मीटर की हाइट पे लेके जाना है, इसका मतलब ये है हमें वर्क कैलकुलेट करना है। 10 मीटर की हाइट पे लेके जाना है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये नीचे जाएगा, हम बोलेंगे ये ऊपर जाएगा। ठीक है, 10 मीटर की हाइट पे लेके जाना है। तो अगर ये 10 मीटर की हाइट पे हमें लेके जाना है तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हम क्या करेंगे फॉलो, हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। ओके, हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट रहेगी। अगर आपको दी भी नहीं है तो भी आपको ये अज्यूम करके ही चलना है अगर आपको वर्क डन का पूछा है। तो सबसे पहले हम फोर्स अप्लाई करेंगे, हम इसके बीच में जो फासला है वो फाइंड आउट करेंगे। जे अंतर असेल ते आपण आधी काढणार आहोत। तर आपण सगळ्यात पहिले गिवन इन्फॉर्मेशन इकडे लिहिलेली आहे। तर गिवन मध्ये काय लिहिणार आहोत आपण, मास इज इक्वल्स टू 20 किलो, ओके 20 kg। त्याच्यानंतर आपण काय लिहिणार आहोत त्याच्यामध्ये, S इज इक्वल्स टू, S इज नथिंग बट हाइट, ओके हाइट विच इज इक्वल्स टू S, that means displacement which is equals to 10 meters। ओके, हाईटला आपण डिस्प्लेसमेंट पण म्हणतो कारण की एका पोझिशनवरून दुसऱ्या पोझिशनवर जाते ना। येस, आय विल टेल यू। देन वी हॅव G is equals to 9.8 meter। G is nothing but gravity। Okay, G is nothing but gravity। G doesn't stand for gram, G stands for gravity। अगर आप फिजिक्स की एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो स्मॉल g will stand for gravity। ओके, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो हम लिखेंगे 9.8 यहाँ पे, तो हमने स्मॉल g की वैल्यू भी डाल दी है यहाँ पे 9.8। ये कैसे आ गया, सॉरी, m इज इक्वल टू मास, ये गिवन है, गिवन डेटा। अब हम यहाँ पे ये सारा डेटा हमने डाल दिया है, हमारे पास सारा डेटा आ गया है। अभी हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स। फोर्स क्या बताता है मास इनटू ग्रेविटी। जितना मास रहेगा जो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के हिसाब से जाएगा तो हम F कैलकुलेट करेंगे। तो हमने F को एज इट इज रखा, हमने मास का वैल्यू डाला और ग्रेविटी का वैल्यू डाला। अब ग्रेविटी का हमने -9.8 डाला। क्यों डाला 9.8? क्योंकि जब आप सरफेस के नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को तो इट इज अगेंस्ट, एग्जैक्टली इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये नेगेटिव हो गया। क्यों नेगेटिव हो गया? क्योंकि ये ग्रेविटी के खिलाफ जा रहा है। जब ये आप स्टेयर से ऊपर जाते हो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हो, राइट? वैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया है ग्राउंड से लेके ऊपर तक, तो ये ग्रेविटी के खिलाफ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्रेविटी के खिलाफ जाने वाले इसको -9.8 लिख दिया। ठीक है, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये आंसर मिलेगा -196 न्यूटन्स। ठीक है, अब हमारे पास F की वैल्यू आ गई। अभी हम वर्क डन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जितना फोर्स अप्लाई करेंगे और जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम बोलते हैं वर्क डन। तो वैसे ही हमने F की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, और S की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी हाइट, तो हमने यहाँ पे S की वैल्यू सब्सटीट्यूट मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके जो आंसर आया है वो जूल्स में आएगा। आपका वर्क डन और एनर्जी इज बोथ हैविंग सेम यूनिट्स कॉल्ड एज जूल्स। ये क्लियर है सभी को? इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? ओके ओके, माय वॉइस इज क्लियर नो? एम आई ऑडिबल? यस, ठीक है। तो ये तो था हमारा वर्क डन, फर्स्ट एग्जाम्पल। सॉरी, ये तो था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल वर्क डन। हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन अपीयर्स बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो द वर्क डन इज नेगेटिव, इसलिए हमारा वर्क डन ये है -1। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स,
यहाँ पे हमारा वर्क यहाँ पे डन हो रहा है, मतलब हमें 20 किलो का सामान उठाना है। ओके, 20 किलो के सामान को शिफ्ट करना है, तो हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, तो बेसिकली हमने अगेंस्ट फोर्स किया है, तो ये नेगेटिव में आया। ओके, मिडिल ब्रेकिंग, अच्छा मिडिल में ब्रेक हो रही है आवाज, अगर ज्यादा ब्रेक होती है तो एक बार बता देना, आई विल रीजॉइन। ठीक है, सो नाउ विल गो टू एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में बता रहे हैं प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स। अब पहले मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, क्लियर कर। प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। अभी एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 100 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई किया है प्रवीण ने। अभी क्या है, इसका एंगल जो है 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। ओके, ये ऑब्जेक्ट है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एन मीन्स न्यूटन्स, जो आपका फोर्स होता है वो न्यूटन में काउंट होता है, ये इसका यूनिट है। कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर न्यूटन, जैसे कि वर्क का जे है, जूल्स बोलते हैं वर्क फिजिक्स में, तो ये इसका यूनिट हो जाता है वर्क का जूल्स, तो वैसे ही फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन। ओके, हमने ये एक स्टैंडर्ड में किया था, बस इसी का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे हम एंगल ऑफ 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टली ये फोर्स अप्लाई किया है, इसका मतलब ये है कि फोर्स कुछ इस तरह से अप्लाई किया है इसके ऊपर। 90 डिग्री ऐसे हो जाता है, ओके, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ऐसे होगा, इस तरह से इस पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। दैट ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 400 जूल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह बदल दी है, इस जगह से आगे गया और यहाँ पे 400 जूल का वर्क डन हो गया। ओके, जब हमने फोर्स 100 न्यूटन का लगाया और इसको 60 डिग्री का एंगल दे दिया, तो इसका जो वर्क डन हो गया इसके ऊपर वो है 400 जूल्स का वर्क डन। तो ये जो 400 जूल्स का वर्क डन है, इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेटा दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना डिस्प्लेस हुआ, ये कितना शिफ्ट हुआ, इस शिफ्ट को फाइंड आउट करना, इस चेंज को फाइंड आउट करना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया रहेगा cos 60 की वैल्यू है 1/2। cos 60 की वैल्यू कैसे आई, वो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, आपको ये वैल्यू दी जाएगी एग्जाम में। cos 60 डिग्री की वैल्यू है हाफ, ओके। अब हमारे पास थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, थीटा इज नथिंग बट एंगल, जिसे हम 60 डिग्री बोलते हैं। ओके, प्लीज वेट, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, ओके, तो हमने यहाँ पे थीटा का वैल्यू है हमारे पास, फोर्स का वैल्यू है, वर्क का वैल्यू है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमने पीछे एक फॉर्मूला देखा था, अगर सभी को याद है तो थोड़ा अगर आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपने ये फॉर्मूला ऑलरेडी कर लिया है, ये वाला फॉर्मूला, दिस W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। जब आपकी एंगल 60 डिग्री या 45 डिग्री होती है, ओके, हॉरिजॉन्टली अगर आपका ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपको अगर फाइंड आउट करना है या वर्क डन फाइंड आउट करना है,
तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ओके, ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपका एंगल बनेगा थीटा और इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी कॉस से। ओके, ये आपको सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि कैसे किया है, ये कॉस कैसे आया, थीटा कैसे बना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, हम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, अभी हमको क्या करना है, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। W का 400, F का 100, S का एज इट इज, कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास हाफ है। हमने कॉस 60 का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके थे, थीटा इज इक्वल टू 60। तो कॉस 60 का वैल्यू हाफ है, हमने यहाँ पे डायरेक्टली हाफ डाल दिया। यहाँ पे आपको 60 डाल के फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप हाफ डाल दो। हमारे पास अभी ये सारे इक्वल टू एक तरफ रहेंगे और नंबर्स एक तरफ रहेंगे, अल्फाबेट्स एक तरफ रहेंगे। तो हमने 400 के नीचे 100 डाला, हाफ को एज इट इज रख दिया इनटू s। ये 2 जीरो कट हो गए, यहाँ पे भी 2 जीरोस कट हो गए। ओके, क्या बना, ये वापस एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 4 इंटू 2 होगा, ये s इज इक्वल्स टू 8 मीटर्स। ये सभी को समझ में आया? द ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस थ्रू 8 मीटर्स। और ये जो डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, ये 8 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट रहेगा। इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? क्लियर? एनी डिफिकल्टी? सम्स बहुत इजी है, सब फॉर्मूलाज आप ऑन योर टिप्स रखिए, ठीक है? ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे, एनर्जी पे। ठीक है, एनर्जी का आप सभी को लास्ट टाइम हमने देखा था कि एसआई सिस्टम एनर्जी और वर्क का सेम है, जूल है, और सीटीएस सिस्टम अर्ग है। ठीक है, वैसे कि हमने एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल, न्यूक्लियर, सोलर एनर्जी। हर एक फॉर्म में हमको एनर्जी मिलती है। जैसे कि हमने हीट एनर्जी, कुछ भी चीज़ जला दो उसमें से हीट निकलेगी, हीट एनर्जी। अगर आप लाइट जलाते हो घर में तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद अगर आप दिवाली में पटाखे जलाते हो तो लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी भी कन्वर्ट होती है। आपने ये पहले भी पढ़ चुके हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। ये सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के। अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो, आप पढ़ने जा रहे हो मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म्स, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। ये हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। और लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो हमने काइनेटिक एनर्जी देखा था। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, या फिर द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। एज सिंपल एज दैट, ये आपका डेफिनेशन है। जो भी मोशन की वजह से एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट में, हम उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इजी टू अंडरस्टैंड? हमने काइनेटिक एनर्जी का एक इक्वेशन देखा था। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क का फॉर्मूला क्या है? F इंटू एस। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी F इंटू एस होगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? F इंटू एस। तो हो गया F इंटू एस काइनेटिक एनर्जी। इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करने वाले हैं? हम एक अजम्पशन करने वाले हैं। सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m मूव्स बिकॉज ऑफ अ अप्लाइड फोर्स। छोटा m का एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ओके, उस पर हमने फोर्स अप्लाई कर दी है। लेट स्मॉल यू बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी। हम सभी को पता है स्मॉल यू आया मतलब समझ लेना है इनिशियल वेलोसिटी। Let the force applied be capital F. This generates an acceleration small a.
in the object, and after time small t, the velocity of object will become equal to capital small v. Okay, small v का मतलब है final velocity. डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इज स्मॉल एस. डिस्प्लेसमेंट या फिर हाइट चेंज हुई है या फिर जगह चेंज हुई है, तो हमने इसे स्मॉल एस कंसिडर किया. तो यहाँ पे वर्क डन का क्या है फॉर्मूला हमको ऑलरेडी दिया है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, हमको पता है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो अभी हम क्या करेंगे, न्यूटन जी की हेल्प लेंगे. ठीक आहे, न्यूटनच्या लॉचा आपण वापर करणार आहोत. न्यूटनचा सेकंड लॉ काय म्हणतो, न्यूटनचा सेकंड लॉ म्हणतो जेव्हा पण फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. ओके, फोर्स विल बी इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. फोर्सचा अगर आपण फॉर्म्युला पाहिला तर तो मास इंटू ॲक्सेलरेशन असतो. सिमिलरली युजिंग न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन. ओके, हा आपला एक झाला. फोर्सचा अर्थ आपल्याला कळालेला आहे, मास आणि ॲक्सेलरेशनचं मिक्सचर. जेवढं तुम्ही ॲक्सेलरेशन द्याल आणि त्याच्या मासवरती डिपेंड असेल तेवढा फोर्स अप्लाय करावा लागेल. याच्यानंतर आपण न्यूटनचं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हा सेकंड लॉ ऑफ मोशन आणि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोघांमध्ये खूप फरक आहे. सेकंड इक्वेशन आपण हा घेणार आहोत, एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर. ओके, ह्याच्यामध्ये आपल्याकडे काय आहे, इनिशियल वेलॉसिटी आपल्याकडे दिलेली आहे u इज इक्वल्स टू 0. तर आपण काय करणार आहोत, एनिथिंग मल्टिप्लाय बाय 0 इज 0, तर u इंटू टी विल बी 0. एस आपल्या जागेवरती हाफ ॲज इट इज, at स्क्वेअर ॲज इट इज. तर आपल्याला इक्वेशन फर्स्ट मिळालेला आहे न्यूटन सेकंड लॉ मुळे, आणि इक्वेशन 2 मिळालेला आहे न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन मुळे. ओके, आपल्याकडे हा इक्वेशन रेडी आहे. आता आपण काय करणार आहोत, W इज इक्वल्स टू एम ए इंटू हाफ at स्क्वेअर. हा कुठून आला, आपण काय केलं, फर्स्ट इक्वेशन आणि सेकंड इक्वेशन या दोघांना एकत्र केलेलं आहे. ओके, तर आपण काय केलेलं आहे, W इज इक्वल्स टू एम ए इंटू हाफ at स्क्वेअर. ओके, डब्ल्यू मध्ये आपल्याला काय मिळालेलं आहे, एम ए कुठून आला, फर्स्ट इक्वेशन मधून एम ए आला. ओके, इंटू हाफ at स्क्वेअर, इंटू हाफ at स्क्वेअर. हा 0 होता त्यामुळे आपल्याकडे हाफ at स्क्वेअर उरलेला आहे. एव्हरीवन फॉलोड दिस मच, एवढं कळालेलं आहे सगळ्यांना. ओके, आता आपण काय करणार आहोत, जे कॅन्सल होऊ शकतं आपण कॅन्सल करू, जे एकत्र आणू शकतो ते आपण एकत्र आणू. ओके, नो व्हॉट नो, क्या नहीं समझा. S is equal to 0. Okay, S is not equal to 0. Let me take it back. Fine. ये वाला इक्वेशन हम लिख लेते हैं. ये वाला इक्वेशन कैसे आया पता चला, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स का मतलब है मास इंटू एक्सेलरेशन. ये क्लियर है, ठीक है. ये हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ. ये हमें इक्वेशन 1 मिल गया, इसकी स्टोरी ओवर. इक्वेशन 2 हमको कहाँ से मिलेगा, ये फॉर्मूला है न्यूटन सेकेंड इक्वेशन का, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ये फॉर्मूला है. ओके, ये फॉर्मूला के अंदर हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी वो सब्सटीट्यूट की. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया S इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है u t प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, यही है ना फॉर्मूला, u t प्लस हाफ at स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमारे पास u t प्लस हाफ at स्क्वायर है. हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करेंगे. लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, u की वैल्यू है. तो मैंने क्या किया, u को 0 इंटू टी कर दिया. ओके, प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, एनीथिंग इंटू 0 यू अग्री, इट विल बिकम 0. आ गया.
हमने एस को एज इट इज रख दिया, एस को चेंज नहीं किया, एस को नीचे कैरी फॉरवर्ड किया, और हमने क्या किया प्लस, ओके, 0 प्लस एनीथिंग विल रिमेन दिस नंबर ओनली, तो हमने इसको हाफ 80 स्क्वायर बना दिया। 0 प्लस दिस विल रिमेन दिस, तो हमने क्या किया, एस की वैल्यू क्या निकाली है, हाफ 80 स्क्वायर। ये समझी एस की वैल्यू कैसे आ गई, इतना क्लियर है? ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमको ये वाली वैल्यू मिल गई, इक्वेशन 2 हमारे पास आ गया, ये है हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लेने वाले हैं, ठीक है। क्यों लेने वाले हैं एक साथ, क्योंकि हमें वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिया, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एम ए हाँ, हमने यहाँ पे क्या किया है, W इज इक्वल्स टू एम ए, ओके, एम ए कहाँ से आया, यहाँ से आया, एम ए इंटू मल्टीप्लाई बाय हाफ 80 स्क्वायर, ओके। क्यों हमने W के आगे ये दोनों भी इक्वेशन लिखे, W इज नथिंग बट योर वर्क डन, बराबर। हमारे पास W का फॉर्मूला है F इंटू एस, और हमारे पास यहाँ पे S की वैल्यू ये है, करेक्ट, और F की वैल्यू ये है। ये समझा कैसे आया इक्वेशन 1 एंड 2 से? आई टेल यू अगेन, आई एम रिपीटिंग, क्लियर फ्रेम। फर्स्ट हमने क्या किया, ये दो इक्वेशन आप सभी को मिल गए, राइट, यहाँ पे फुल स्टॉप। सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला एज इट इज कॉपी करते हैं, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। हमने F की वैल्यू सब्सटीट्यूट की और S की वैल्यू को सब्सटीट्यूट की। हमारे पास इक्वेशन 1 में से F की वैल्यू क्या है, एम ए आ गया, इंटू S की वैल्यू क्या है इक्वेशन 2 में से, हमें ये मिली है, कहाँ गई, हाँ ये मिली है। तो हमने क्या किया, हाफ 80 स्क्वायर इंटू हाफ 80 स्क्वायर आ गया, सबको मिला। W इज इक्वल्स टू हाफ एम ए इंटू हाफ 80 स्क्वायर। समझा अभी कहाँ से आया, इजी, एनी कंफ्यूजन, ये वर्ड ये कहाँ से आया, ये वाले फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक तरह से इक्वेशन 3 का नाम देंगे। क्यों नाम देंगे, हमने सारे टर्म्स को एक तरफ करना है। W इज इक्वल्स टू सगळे जे टर्म्स इक्वल आहेत त्याला एका बाजूला करूया, m इंटू हाफ ए स्क्वेअर किंवा 80 द होल स्क्वेअर करूया, ठीक, याप्रमाणे। टीचा ऑलरेडी स्क्वेअर आहे, एचा हा स्क्वेअर झाला, तर याला आपण कॉमन काढूया आणि ह्याला इक्वेशन नंबर 3 नाव देऊया, ओके। आता आपण काय करणार आहे, युजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, आपण ही व्हॅल्यू जी आहे फर्स्ट इक्वेशन मध्ये टाकणार आहोत। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशनचा फॉर्म्युला काय, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 8, ओके। इथपर्यंत सगळ्यांना कळालेलं आहे, एवढा इक्वेशन 3 पर्यंत, नो डाऊट, नो, ओके। तर इकडे आपल्याला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन काय म्हणतो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 8, बरं का। आता आपण v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 80, 0 कसा आला, आपल्याकडे u ची व्हॅल्यू होती 0, ओके, प्लस 80, तर v ची व्हॅल्यू काय झाली, एनिथिंग प्लस 0 विल बिकम दिस नंबर, तर v ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 80। स्मॉल v ची व्हॅल्यू इज नथिंग बट ॲक्सेलरेशन इनटू टाइम, ही आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली। v स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 80 स्क्वेअर, आता v स्क्वेअर विल बी इक्वल टू 80 स्क्वेअर। आपल्याला स्क्वेअर कुठून मिळाला, स्क्वेअरिंग बोथ द साइड्स, ओके। आपण काय केलं, स्क्वेअरिंग बोथ द साइड्स, आपल्याला v स्क्वेअर अगर इकडे टाकला तर तुम्ही इकडे पण 80 स्क्वेअर टाका, कारण की आपल्याला टर्म्स इक्वल करायचे, जेवढं होईल तेवढं, ओके।
स्क्वेअरिंग बोथ द साइड्स मला इक्वेशन नंबर हा 4 मिळालेला आहे. ठीक, थर्ड आणि फोर्थ इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे. आपण काय करणार आहोत, या थर्ड आणि फोर्थ इक्वेशनला डब्ल्यू वाल्या इक्वेशन मध्ये टाकणार आहोत. ओके, डब्ल्यू वाला इक्वेशन काय म्हणतो, डब्ल्यू वाला इक्वेशन म्हणतो एफ इंटू एम जी, सॉरी एफ इंटू एम. ओके, सॉरी एफ इंटू एस, आई एम सॉरी एफ इंटू एस. जस्ट ओके, एफ इंटू स्मॉल एस हा डब्ल्यू वाला इक्वेशन आहे. एफ इंटू स्मॉल एस इकडे आपल्याला मिळालेलं आहे. आता आपण काय करणार आहोत, इथे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार आहोत. एफ ची व्हॅल्यू इथे आपण काय करणार आहोत, इक्वेशन 3 आणि 4 हा फोर्थ इक्वेशन आणि हा थर्ड इक्वेशन, आपण या दोन्ही व्हॅल्यूजना कम्पेअर करणार आहोत. या कंपॅरिझन मध्ये आपण काय केलं आहे, आपण ही थर्ड इक्वेशन आणि फोर्थ इक्वेशनची जी व्हॅल्यू आहे यांना एकत्र आणली आहे. 80 स्क्वेअर इकडचा, ओके एक काम करते मी इकडे क्लिअर करेन. ओके, आपण इकडे काय केलेले, डब्ल्यू ची व्हॅल्यू इकडे आपल्याला थर्ड इक्वेशन मध्ये हाफ एम इंटू 80 स्क्वेअर, बरोबर. त्याच्यानंतर आपल्याला फोर्थ इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू मिळालेली आहे विच इज इक्वल्स टू एम व्ही स्क्वेअर, बरोबर. फोर्थ इक्वेशन कुठे आहे, हा 80 स्क्वेअर, सॉरी ते आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली आहे 80 स्क्वेअर. हा 80 बरोबर कॅन्सल होणार. उरलेलं काय आहे आपल्याकडे, आपल्याला जे उरलं आहे ते आहे व्ही स्क्वेअर, ओके, आणि हाफ एम बी. तर आपल्याकडे हाफ एम आहे, ह्याचा अर्थ काय होता व्ही स्क्वेअर. ठीक आहे, तर आपल्याकडे डब्ल्यू ची व्हॅल्यू आता जी आलेली आहे ती आहे हाफ एम बी स्क्वेअर. एव्हरीवन अंडरस्टूड कसं आलं, इक्वेशन 3 आणि 4 मधून कळतं आपल्याकडे हाफ एम बी स्क्वेअर डब्ल्यू ची व्हॅल्यू आहे. कायनेटिक एनर्जी काय म्हणते, एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट. ओके, याचा अर्थ हे आहे डब्ल्यू इज वर्क डन. सो कायनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू विच इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वेअर. हे समजलं सगळ्यांना कसं आलं, तर हा आपण कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला डिराईव्ह केलेला आहे न्यूटनचे इक्वेशन यूज करून. Everyone understood? Any difficulty? Easy to understand students? इथे एक एग्जाम्पल आहे, अ स्टोन हैविंग, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल क्या बता रहा है, अ स्टोन हैविंग अ मास ऑफ 250 ग्राम इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट. ओके, तो ये सपोज एक हाइट है, यहाँ पे 250 ग्राम के मास का स्टोन, 250 ग्राम के मास का स्टोन, ओके, ये इस हाइट से नीचे गिर रहा है. अब जब ये नीचे गिर रहा है 250 ग्राम मास का स्टोन, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव एट द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है इसकी जो नीचे गिरने की वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 250 ग्राम का स्टोन, उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास दी गई है. तो हम क्या करेंगे, हम इसको काइनेटिक एनर्जी में डालेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली पूछा गया है कि हमको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है. तो हम यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे. ओके, हमने हाफ यहाँ पे एज इट इज डाल दिया, और हमारे पास मास क्या है 250 इंटू वी स्क्वायर, क्या है 2 इंटू 2, वी स्क्वायर की वैल्यू है 2 इंटू 2. ओके, 2 वन जा, बचा एक 2 इसमें से,
तो 215 टू 2 कितना होता है, आपका आंसर आ गया 0.5 जूल्स। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस है, अगर आपने ये कन्वर्ट नहीं किया है, मास आपका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है और आपका मास है ग्राम्स में। तो अगर मीटर के साथ मैच करना हो तो आपको ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करो, चाहिए तो आप बाद में भी इसको डिवाइड कर सकते हो। तो आप इधर 25 इंटू 2 बिकम्स 50। ओके, अब हमारे पास जो आंसर मिला है हमको जूल्स में उसे कन्वर्ट करना है, तो हम इसको डिवाइड बाय, इसको क्या करेंगे 1000 करेंगे। ओके, क्योंकि क्या बोलते हैं ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो आपके ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आया 0.5 जूल्स। अंडरस्टूड, क्लियर, ओके। So I hope I'm not going too fast. Easy to understand. ठीक है, अभी हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत आसान है समझ। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है, ओके, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। कोई भी चीज कहीं पे भी रखी है, ओके, वो चीज कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, जैसे कि एरो इज रिलीज फ्रॉम अ स्ट्रेच्ड बो, water kept at the height flowing through the pipe, compressed spring is released, स्प्रिंग अपने हाथ के अंदर, हाथों के बीच में या फिंगर्स के बीच में कंप्रेस कर रखी है और वो ऑल ऑफ द सडन रिलीज होती है। ओके, दीज वर्ड्स डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अबव एग्जाम्पल्स। तो यहाँ में ये सारे एग्जाम्पल्स में एनर्जी कहाँ से आई, ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स में एनर्जी कहाँ से आई। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ इट्स मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ओके, द ऑब्जेक्ट्स वर नॉट ब्रॉट इनटू द स्टेट्स दे वुड हैव मूव्ड। अगर उनको स्टेबिलिटी पोजीशन में नहीं लाया, जैसे कि एरो इज रिलीज फ्रॉम अ स्ट्रेच्ड बो, स्ट्रेच बो इज स्टेबल पोजीशन, रिलीज इज अनदर वन। ठीक है, water kept at height is a stable position, compressed spring, compression is a stable position, बाद में जो रिलीज होती है वो बात अलग है। तो जो आपका एक्शन वर्ब के पहले जो आपकी स्टेबल पोजीशन है, ओके, उस स्टेबल पोजीशन को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, the energy stored in an object because of its specific state or position is called its potential energy. Stored energy, यूज की हुई नहीं, मूवमेंट वाली एनर्जी नहीं, जो स्टोर की हुई एनर्जी है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। एवरीवन फॉलोड द डेफिनेशन। काइनेटिक एनर्जी में क्या बताया गया था, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी गेन्ड बाय ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। जब काम होगा तो अब काइनेटिक एनर्जी बनेगी, मतलब मूवमेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या है, अगर एनर्जी स्टोर्ड है ऑब्जेक्ट में, ओके, क्योंकि उसके स्पेसिफिक स्टेट की वजह से या उसकी पोजीशन की वजह से, तो हम उसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टूड, यहाँ में कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, ओके, इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, होल्ड चॉक एट हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की हाइट पे चॉक होल्ड करो, ओके, और फिर 5 सेंटीमीटर की हाइट से उसको रिलीज कर दो, ऑब्जर्व करो। नाउ स्टैंड अप स्ट्रेट एंड रिलीज द चॉक, ओके, पहले आप नीचे बैठ के 5 सेंटीमीटर की हाइट पे चॉक को होल्ड करके छोड़ो, अब आप खड़े हो जाओ और फिर आप चॉक को रिलीज करो। दोनों में कोई डिफरेंस होगा, जैसे आप खड़े हो गए हो तो आपकी हाइट बढ़ गई है, यस, और जैसे आप 5 सेंटीमीटर
फ्लोर से ऊपर से नीचे चॉक फेंक रहे हो या छोड़ रहे हो तो आपकी हाइट कम है। तो जो आपका एनर्जी ट्रैवल होगी या एनर्जी यूटिलाइज होगी, ठीक है, या डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। सो देर विल बी रिजल्ट डिफरेंस इन टू एक्टिविटीज। ओके, डिफरेंस इसका होगा, एनर्जी का होगा अप्लाइड, और डिफरेंस आपका पोजीशन का होगा। ओके, तो हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे? बड़ा ही इजी है, एज सिंपल एज दैट, टू कैरी एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टू हाइट। अभी आप एक ऑब्जेक्ट पकड़ दो, फॉर एग्जाम्पल आप इसे पकड़ दो, ठीक है। अब आपको ये ऑब्जेक्ट है, इसको एक हाइट पे कैरी करना है। टू कैरी एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टू द हाइट h above the earth surface, मतलब opposite to gravity, a force equal to mg has to be used against the direction of gravitation force. The amount of work can be calculated as follow. तो हाँ, इस केस में वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स का फॉर्मूला है mg, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट s मतलब नथिंग, हाइट। ओके, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बन गया, इधर कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, वर्क इज इक्वल टू mgh। ओके, so amount of potential energy stored in the object because of its displacement is potential energy, which is equals to mgh. So w is equals to potential energy. Displacement to the height h causes energy equal to mgh to be stored in the object. तो ये वाले ऑब्जेक्ट में इसको जब हाइट पे लेके जाएंगे तो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी रहेगी मास, ग्रेविटी और हाइट का मिक्सचर mgh. This will be potential energy stored in the object. किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ में आया? Easy to understand, students? Okay. Okay. So I think we shall stop our session over here for today. Okay. We will meet again in the next session. Next session थोड़ा हम लेंदी करेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं. Okay. Maybe 10 minutes ज़्यादा extend करेंगे, on and above 1 hour. Okay. Maybe. Mostly नहीं, but maybe. So shall we stop our session over here for today? Okay. Okay. You all may leave the classroom. If you have any difficulty, please ask me. तो next time हम इसे continue करेंगे. Okay. Bye students. Bye. Have a nice evening.